स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम का अभ्यास में। तो आज हम लोग एक यूथ प्रकाशन का बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपके बिहार के डिफेंस लाइन से जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है जो कि चैप्टर वाइज है ना। जैसे कि बिहार कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कि चैप्टर वाइज दे रखे हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग ये 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आपका सामने जो पहला टॉपिक आ रहा है वो प्राचीन इतिहास से है। तो प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो आपके सामने इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था, है ना। तो कुल्हाड़ी, गरासा, चाकू या कैंची। तो पाषाण युग में काटने के लिए जो प्रयोग किया जाता था उसे सामान्यतः क्या कहा जाता था? गरासा कहा जाता था। तो इस तरह से हमारे पहले का आंसर बी हो जाता है। इसके डिटेल को भी देख लेते हैं कि पाषाण काल उस अवधि को कहा जाता है जहाँ पे आप देख रहे हो कि इस काल को 3 चरण में विभाजित किए जाते हैं, है ना। पाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है जो कि आपके सामने है। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहला का आंसर बी हो जाता है। दूसरा नंबर, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया गया पशु था, है ना। कौन सा पशु था जिसे पालतू बनाया गया था, नियोलिथिक युग में बनाया गया था? तो वो था आपका कुत्ता। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसके डिटेल को देख लेते हैं कि नवपाषाण काल, है ना, नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक युग कहा जाता है, इसमें सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था, है ना। जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बुर्ज होम नामक स्थान में कुत्ते को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं और बुर्ज होम नामक स्थान में कब्र के साथ मालिक के साथ कुत्ते को भी दफन किया गया है। इसका भी प्रमाण यहाँ पर मिला है बुर्ज होम। ठीक है, तो 2 का सही आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर, नियोलिथिक का अर्थ क्या है ना। तो ऊपर के जैसे कि आपने देखा था नियोलिथिक का अर्थ क्या हो जाता है? नवपाषाण काल हो जाता है। तो 3 का सी हो जाएगा। 3 का सी नंबर हो जाएगा। ऊपर इसको हम लोगों ने देख ही लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आ जाता है? सिंधु सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यानी कालीबंगा किस राज्य में स्थित है या कहाँ पे स्थित है, आप बता सकते हो इसको। तो कालीबंगा जो है आपके कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में स्थित है ना। सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है? तो सुरकोटदा आपका जो हो जाता है ये कहाँ पे? कच्छ में स्थित है। कोटदोजी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो जाता है सिंध प्रांत में स्थित है। और वनावली कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी नंबर। 4 का बी नंबर, है ना। वही चीज़ यहाँ पे दे रखा। 5 नंबर, संधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला था? संधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पे मिला था? तो ये आपका कहाँ पे मिला था? ये मोहनजोदारो में मिला था सबसे बड़ा स्नानागार। संदर्भ सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा स्नानागार जो कि कितना है? 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था, है ना। ये चीज़ें तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाता है 5 का ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा जो पुरातत्व स्थल है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है ना। राजस्थान राज्य में स्थित है। पीलीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है ना। यह शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। पीलीबंगा का पंजाबी भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है पीली प्लस बंगा, यानी कि पीले रंग की चूड़ियों, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 6 का डी नंबर। 6 का डी नंबर। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, है ना। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये जो जलाशय का प्रमाण मिला है वो आपके धौलावीरा से मिला। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। तो 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हड़प्पा स्थल
धौलावीरा स्थल जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो धौलावीरा है उसके उत्खननकर्ता कौन थे? ये जेपी जोशी और रविंद्र सिंह विशिष्ट के द्वारा किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं है? तो ये आपका सूती वस्त्र जो है ये हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुआ था, बल्कि ये मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। 8 का सी नंबर। देखिए, परंतु सूती वस्त्र जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदारो से मिला था, तो ये आपका 8 का सी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है ना? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आहर। आहर जो है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। आहर पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहर नदी के बाएं तट पर स्थित है ना? बाएं तट पर स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि आहर जो है ये किस काल का है? तो ये ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। 10 नंबर, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा का लोग लोहे का उपयोग नहीं जानते थे, तो आपका 10 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। 10 का डी नंबर। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह सहीवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा की खोज किया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये लोग तांबा, कांसा, सोना इत्यादि से परिचित थे, बस लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, कि हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? तो हड़प्पा के लोग जो थे वो आपके मोसोपोटामिया के लोगों के साथ क्या रखते थे? व्यापारिक संबंध रखते थे। तो 11 का सी हो जाएगा, ठीक है। 11 का सी हो जाएगा। ये देखिए आपका मोसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध रखते थे। हड़प्पा वासी अपना व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करते थे, है ना। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या था? लोथल था। और मोसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है ना। यानी कि वहाँ पे मेसोपोटामिया में जो सिंधु सभ्यता के बारे में क्या बोला जाता था? इसे मेलुहा के नाम से बोला जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को ऐतिहासिक कालक्रम में रखते हुए दिए गए कूट से ठीक उत्तर को चुनिए, है ना, कि कौन सा पहले है, कौन सा उसके बाद आया, कौन सा उसके बाद आया है। तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? वो मिस्र की सभ्यता है। उसके बाद आपकी सुमेरियन सभ्यता है, फिर आपका सिंधु घाटी की सभ्यता है, और फिर आपका यूनानी सभ्यता है। यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 12 का सी नंबर। यानी कि देख सकते हैं कि इस कालक्रम का 300 ईसा पूर्व के आसपास है। मिस्र की सभ्यता 300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। मोसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और सुमेर की सभ्यता का मुख्य नगर था। सिंधु घाटी की सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व मध्य मानी जाती है ना। और यूनानी सभ्यता 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखिएगा। 13 नंबर, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल से मिला है? तो ऊपर ये प्रश्न आ चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदारो से मिला है। तो 13 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। 13 का डी नंबर। और मोहनजोदारो की खोज किसने किया था? तो 1922 में इसकी खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज किया था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, है ना। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 14 का सी नंबर। यानी कि आप देख सकते हो इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा, मातृदेवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष पूजा करते थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है ना।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोथल कहाँ पे है ना, तो लोथल आपका कहाँ पे है, तो लोथल आपके गुजरात में हो जाता है। रोपर कहाँ पे है, तो रोपर आपके पंजाब में हो जाता है। राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो राखी गढ़ी हरियाणा में हो जाता है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। तो आपका इस तरह से ए का 4 कौन सा, बी नंबर, 15 का बी नंबर हो जाएगा, 15 का बी नंबर। ठीक है। 16 नंबर, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। तो 16 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, 16 का डी हो जाएगा। ठीक है। और हड़प्पा की खोज पीछे भी हम लोग देख चुके थे कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था हड़प्पा की खोज, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है ना, आपको सुमेलित करना है। सिंध है, पश्चिम बंगाल है, पुरातात्विक स्थल कोटदी बालाजी, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दक्षिण बलूचिस्तान, हरियाणा, राखी गढ़ी सराय। आपको इसको मिलाना है। ठीक है, ये आपको मिलाना है, और यहाँ पे आपको कूट दे रखा है। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं इस चीज़ को कि सिंध किस क्षेत्र में पड़ता है। सिंध आपका कहाँ पे पड़ेगा, तो सिंध आपके कोटदोजी में पड़ेगा, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहाँ ऊपर नीचे दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा। आप जानते हो कि राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ेगा, हरियाणा राखी गढ़ी पड़ता है। और आपका क्या हो जा रहा है, दक्षिण बलूचिस्तान जो हो जाएगा ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका नीचे जो दे रखा वहाँ। ठीक है, तो ये देखिए सिंध आपका कहाँ पे पड़ रहा है, कोटदोजी में पड़ रहा है। और आपका पश्चिम पंजाब सरायखोला में पड़ रहा, दक्षिण बलूचिस्तान बालकोट में पड़ रहा, और हरियाणा राखी गढ़ी में पड़ रहा। तो आपका सी हो जाएगा। 18 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो ये आपके गाय का अंकन नहीं है ना। बाद बाकी बाघ, हाथी, गैंडा का अंकन मिलता है, लेकिन गाय का चित्र नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर, है ना। चलिए 19 नंबर, लोथल किस नदी के निकट स्थित है, तो लोथल जो है आपके किस नदी के तट पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो 19 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, 19 का डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ देखिए यह बंदरगाह से साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज 1957 में SR राव ने किया था, है ना। SR राव ने किया था। और ये आपके किस राज्य में है, तो ये गुजरात राज्य में है। लोथल जो है आपके गुजरात राज्य में है। 20 नंबर, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है वो लोथल बंदरगाह है ना। लोथल बंदरगाह गुजरात राज्य में। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है ना। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाता है बालाथल हो जाता है। बालाथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। और उसके अलावा रोपर, लोथल और कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है ना। इसके बारे में देख लेते हैं। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले के बालाथाल गांव के पास बरेच नदी के एक टीले पर स्थित है, जो कि ताम्रपाषाणिक स्थल है ना। ये ताम्रपाषाणिक काल का है। और इस सभ्यता की खोज जो किया था 1962-63 में DBN मिश्र के द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिए। जुते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता से किस स्थल पे मिले हैं, तो जुते हुए खेत के प्रमाण जो मिले हैं ये आपके कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित है। तो अधिकतर मोहरे जो है निर्मित है, किससे निर्मित है, तो सेल खड़ी से निर्मित है ना। किससे, सेल खड़ी से निर्मित है। तो ये याद रखिएगा। 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर मोहरे सेल खड़ी से निर्मित होती हैं। कचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी के बने हुए मोहरे भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मोहरे पर एक श्रृंगी पशु, कुबूर वाला भैंस, हाथी, भैंसा आदि अंकित हैं। ये भी ध्यान रखिए। 24 नंबर, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हो जाता है, ये हो जाता है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को कहा जाता है, मेसोपोटामिया का है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। तो आपका 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 24 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका था, है ना, लेकिन इसे दूसरे तरह से पूछा गया था। तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को उलट के पूछा जा रहा है। वहाँ पे पूछा गया था सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो ये मोहनजोदड़ो से। वहाँ पे मोहनजोदड़ो ऑप्शन में नहीं था, हड़प्पा ऑप्शन में था। इस तरह से हम लोगों ने देखा था कि क्या साक्ष्य नहीं है, तो हम लोगों ने टिक लगाया था सूती वस्त्र। 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन,
26 नंबर, सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा कांस्य का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है ना, कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। तो 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए कांस्य धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, जो तांबे और रंगे यानी कि टिन का मिश्रण है। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। 27 नंबर, सैंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? है ना, कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विशिष्ट मूर्ति की पूजा, है ना। वो विशिष्ट मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि वो मातृदेव की उपासना करते थे, लिंग योनि की पूजा करते थे, पशु पक्षी वृक्ष और नाग की पूजा किया करते थे। तो 27 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। 28 नंबर, निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है ना, कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है? तो ये आपका जो हो जाएगा हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। तो 28 का डी हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। देखिए सैंधव स्थल हड़प्पा, रहमान डेरी, सरायखेला और जलीलपुर आदि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। सैंधव सभ्यता नगर की खोज खुदाई से हुई थी और यह हड़प्पा या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 29 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। क्या होता है? मृतकों का टीला। तो 29 का सही क्या हो जाएगा? सी नंबर, 29 का सी नंबर। 30 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा गुजरात में स्थित है ना, कौन सा आपके गुजरात में स्थित है? तो ये लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि बंदरगाह भी था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 30 का सी नंबर। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में से किस स्थल पर गोदी डॉकयार्ड होने के प्रमाण मौजूद हैं? तो यही आपका बंदरगाह, जो कहाँ से प्रमाण मिले हैं? तो वो लोथल से मिले हैं। तो 31 का बी हो जाएगा। 34 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको तो 4 आश्रम के बारे में बताया गया है। 4 आश्रम को यानी कि इंसान की उम्र जो है वो 100 वर्ष मानी जाती है और 100 वर्ष को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का जो काल होता है वो होता है जन्म से 25 वर्ष की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम कहते हैं 25 से 50 वर्ष की एज को कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है 50 से 75 वर्ष की एज को कहा जाता है। और संन्यास आश्रम कहा जाता है 75 से 100 वर्ष के एज को कहा जाता है। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर, 35 नंबर, ये देख लीजिए यहाँ पे आपका छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम का उल्लेख जाबलो उपनिषद में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना, आपको मिलान करना है कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा कल्प आता है, कल्प हो जाता है, यज्ञ हो जाता है ना, कल्प क्या हो जाता है? यज्ञ हो जाता है। और आपका क्या हो जाएगा? छंद क्या हो जाएगा? शब्दों की उत्पत्ति हो जाएगा। निरुक्त क्या हो जाएगा? ये मंत्र हो जाएगा। और शिक्षा क्या हो जाएगा? ये उच्चारण हो जाएगा। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, 35 का ए नंबर, ठीक है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या जो है वो 6 होती है। कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और आपका क्या हो जाएगा? छंद हो जाता है, ठीक है, छंद हो जाता है। 36 नंबर, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे वो विश्वामित्र ने किया था। तो 36 का ए हो जाएगा, 36 का ए नंबर, यानी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, जो सभ्यता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल के प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है और ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? कौन से देवता को? सोम देवता को समर्पित है। तो आपका 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर, संग्रहिता का अर्थ क्या होता है? तो संग्रहिता का अर्थ होता है कोषाध्यक्ष होता है। संग्रहिता का अर्थ होता है तो 37 का आपका क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ए नंबर, 37 का ए नंबर, ठीक है। संग्रहिता कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष किसी संगठन की खजाने की रखवाली करता था और भागदूध संग्रह अधिकारी होता था। उत्तर वैदिक काल में उच्च अधिकारियों को रत्नेन कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची मिलती है। यज्ञ की देखरेख कौन करते थे? है ना, तो जो यज्ञ की देखरेख करते थे वो उन्हें क्या कहा जाता था? वो ब्रह्मा जो होते थे वो यज्ञ की देखरेख करते थे।
उद्गाता जो होते थे वो सामवेद की रचनाओं को गान करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। अथर्वयु जो होते थे यजुर्वेद का जो पाठ करने वाले होते थे उन्हें अथर्वयु कहा जाता था। होत्री ऋग्वेद का पाठ करने वाले तथा अग्नि की कुंड में आहुति देने वाले को होत्री कहा जाता था, और ब्रह्मा यज्ञ की देखरेख करने वाले को। तो आपका क्या हो जा रहा है 38 का सही आंसर बी हो जा रहा है। 38 का बी नंबर। 39 निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है ना। वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा ग्रंथ नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वेदांग हो जाएगा। वेदांग वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो 39 का डी हो जाएगा, है ना। 39 का डी। और वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और तथा ज्योतिष। 40 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये आपके अथर्ववेद में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद में जादू से संबंधित तंत्र मंत्र, वशीकरण का वर्णन, भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है ना, ये चीज। 41 नंबर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया, तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो 41 का क्या हो जाएगा सही आंसर मेरे दोस्त, बी नंबर हो जाएगा, है ना, बी नंबर। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, वैश्य और शूद्र। और इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया था। 4 वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है ना। 4 वर्णों का सबसे पहले वर्णन जो मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि किस आधार पर होता था, कर्म के आधार पर होता था। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, तो मान्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी गई वो 18 दिन तक लड़ी गई। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 42 का सी नंबर। कुरुक्षेत्र कहाँ है, तो कुरुक्षेत्र आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। प्राचीन भारत में पलागल क्या था, है ना, पलागल क्या था, तो पलागल जो हुआ करते थे वो संदेश वाहक को पलागल कहा जाता था। तो 43 का ए हो जाता, 43 का ए। अब ये हमारा वैदिक काल समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका सामने क्या है, महाजनपद। क्योंकि हम लोगों को 50 क्वेश्चन आज देखने हैं, तो इसमें अगले टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं, महाजनपद काल। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी जो हुआ करती थी वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। 44 का डी। आपको पता होगा 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है अगुंतर निकाय में, तो उसी में से जो कौशाम्बी हुआ करती थी उसकी राजधानी वत्स हुआ करती थी। यहाँ पे कुछ महाजनपद दिए गए हैं, जैसे कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी शरावस्ती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, चेदी की राजधानी शक्तिमती, मगध की राजधानी राजगृह, मल की राजधानी कुशीनगर, सुरसेन की राजधानी मथुरा, अंग की राजधानी चंपा, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। तो 45 का बी हो जाएगा, 45 का बी नंबर। 46 नंबर बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था, तो जीवक जो हुआ करता था वो राजगृह का निवासी था। तो आपका 46 का डी हो जाएगा, 46 का डी। महाजनपद हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व के संस्थापक बिंबिसार के राजवैद्य जीवक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, जो राजगीर, वर्तमान में राजगीर बिहार के निवासी थे। 47 नंबर कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो हुआ करता था वो मगध महाजनपद हुआ करता था। तो 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 47 का डी नंबर। 48 नंबर निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है, तो ये आपका पाटलिपुत्रा है, जो कि गंगा, गंडक और सोन के संगम पर बसा हुआ है। तो 48 का ए हो जाएगा, 48 का ए हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में प्रमुख था, सर्वाधिक शक्तिशाली था। यह शहर के 3 प्रमुख नदियां गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है ना। हर्यक वंश के शासक उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्रा बनाया था। और 250 ईसा पूर्व में तृतीय संगीति का आयोजन भी अशोक के कार्यकाल में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है ना, कौन सा मिलान सही है
ये आपको मिलान करना है ना। तो पीछे हम लोगों ने राजधानी देखा ही था, तो उसी के अनुसार आप इसमें मतलब महाजनपद और उसकी राजधानी को देखा था, उसी के आधार पर हम इसका मिलान कर लेंगे। तो अंग की राजधानी कहाँ पे हो जाती है? चंपा हो जाएगी। अंग की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। फिर आपका क्या हो जाएगा? काशी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? वाराणसी हो जाएगी काशी की राजधानी। कौशल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? श्रावस्ती हो जाएगी। और वत्स की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कौशाम्बी हो जाएगी। तो इस तरह से 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 49 का बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 यहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, तो एक बार इसे भी हम लोग देख ही लेते हैं, है ना। 16 महाजनपद का जिक्र किया गया है। 16 महाजनपद, इसका भगवती सूत्र और अगंतुर निकाय और भगवती सूत्र में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज कहा जाता था। मल कुशीनगर। काशी का वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती। पांचाल का आपका हो जाता है आयच्छित्र या कामपल्य हो जाता था। कुरु का इंद्रप्रस्थ। विज्जी का हो जाता था विदेह, मैथिली, वैशाली। और आपका मत्स्य का कहाँ हो जाएगा? विराटनगर हो जाता था। मत्स्य का विराटनगर। वत्स का कौशाम्बी। शूरसेन का मथुरा। चेदी का सुक्तिमती। अस्मक का हो जाता था पोतन या पोटली हो जाता था। अवंती का उज्जैन एवं माहिष्मती हो जाता था। गंधार का आपका तक्षशिला हो जाता था। कंबोज का हाटक हो जाता था, है ना। ये चीज़ें तो 16 आप याद कर लीजिएगा। 50 नंबर, अवंती की राजधानी कहाँ थी, है ना। तो जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। तो 50 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। तो इस तरह से आज हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, 50 क्वेश्चन। आगे हम लोग 50 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे और इस तरह कर करके हम इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम दृष्टि के होमवर्क ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।